क्वेश्चन ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसबीयू रेफर्स टू, एसबीयू किससे रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है, ये इसका जो आंसर है हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टैटिक बिजनेस यूनिट, साउंड बिजनेस यूनिट, या स्मॉल बिजनेस यूनिट, या फोर्थ ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं ये है हमारा सीजनल बिजनेस यूनिट। तो इन चारों में से आप में से कुछ बच्चों ने आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन को देखते ही दे दिया है, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो ए ही रहेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो ए ही है। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, क्या है ये, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो ये किसी भी बड़ी कंपनी का एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो अपना टारगेट निर्धारण करता है, फिक्स करता है, डिसीजन लेना या जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अलग से एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, बड़ी कंपनी का अलग से एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो ये कंपनी का मुख्य हिस्सा होता है जो अपने ऑपरेटिंग पोजीशन के रिलेटेड में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कंपनी को देता रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ग्रेपेवाइन इज नॉट करेक्ट। ग्रेपेवाइन आपने देखा हुआ ना कि जिसको हम अपुष्ट या अंगुरूलिता संप्रेषण भी कहते हैं, संचार भी कहते हैं। तो उससे रिलेटेड इसमें देखना है कि कौन सी इसमें बात करेक्ट नहीं है। तो पहला है, ग्रेपेवाइन कैन बी एलिमिनेटेड ओवर टाइम विद द सस्टेन एफर्ट, कभी भी हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तो दूसरी बात बोल रहा है, कुछ मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए इस प्रकार के ग्रेपेवाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, हम कभी कभी अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। फिर ग्रेपेवाइन ऑफन डज जनरेट हार्मफुल रूमर्स, कभी कभी इससे हानिकारक अफवाहें भी पैदा हो जाती हैं या कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सच है। फिर चौथी बात है, ग्रेपेवाइन इज अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये अनौपचारिक संचार होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। अब ये तीनों बातें अगर सच हैं तो पहली बात गलत है। तो हमने यही देखना था कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सी हमारी बात जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, कौन सी बात हमारी इसमें से सही नहीं है। तो ये आंसर हमने देख लिया। तो ग्रेपेवाइन से रिलेटेड हमारी जो पहली बात है ये गलत है, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि आप ग्रेपेवाइन को कभी भी एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बार अगर अफवाहों का दौर जब चल जाए ना तो उसको रोकना आपके हाथ में नहीं होता है। क्योंकि जब आपने कोई फनल्स फैला दी या कोई गलत इंफॉर्मेशन फैला दी तो ऐसी भ्रामक या हानिकर स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक बार जब ये फ्लो में हो जाता है ना तो आप उसको जल्दी से अवर नहीं कर सकते, लोगों को आप नहीं रोक सकते कि अफवाहों को फैलाने से रोक दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। इसमें क्या है जो सिस्टमेटिक रिस्क के अंडर में नहीं आता है, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है हमारा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, या परचेजिंग पावर रिस्क, या फाइनल रिस्क। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारी जो सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी के अंडर में नहीं आता है। तो डेफिनेटली जो हमारा जो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क हमारा सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक जो रिस्क होता है ना वो पूरे मार्केट का या पूरे बाजार का जो सेगमेंट होता है उसमें जोखिम को बताता है, रिस्क को बताता है। तो सिस्टमेटिक रिस्क जिसमें हम मतलब ऐसा रिस्क होता है जिसमें हम चेंज ना होने वाला रिस्क या अनसर्टेबल या मार्केट रिस्क के नेम से भी जानते हैं। तो ये केवल एक स्टॉक या मतलब एक इंडस्ट्री को ही नहीं बताता बल्कि पूरी की पूरी मार्केट को इफेक्ट करता है। तो सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर मार्केट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, परचेजिंग पावर रिस्क होता है, और एक रिस्क और होता है विनिमय एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, पर फाइनेंशियल रिस्क इसमें नहीं होता है। तो फाइनेंशियल रिस्क हम कह सकते हैं कि ये इसकी कैटेगरी में हमारा नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर देख लेना, हमारा ये आंसर इसका फाइनेंशियल रिस्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑन द अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें से अपवर्ड कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल नहीं है, कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर समरी, सेल्स रिपोर्ट, या प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो इसमें से हमको बताना है
अपवर्ड कम्युनिकेशन, समझते हैं ना आप, जो कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा अपवर्ड कम्युनिकेशन इसमें नहीं है। इसमें से कौन सा अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, बताना है हमको। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर हमारी परफॉर्मेंस की रिपोर्टें देते हैं, प्रोडक्शन की रिपोर्टें देते हैं, परचेज ऑर्डर की रिपोर्टें देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, जो कॉर्पोरेट पॉलिसी की जो स्टेटमेंट है ये ऊपर से नीचे चलती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब बताते हैं तो मिडिल को बताते हैं, मिडिल वाले लोअर को बताते हैं। तो ये एक ऐसी कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट है जो ऊपर से नीचे चलती है। बाकी अगर देखें तो हमको ऊपर बताना पड़ता है कितना परचेज कंप्लीट हो चुका है, सेल्स की क्या रिपोर्ट है, प्रोडक्शन की क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्टें नीचे से ऊपर चलती हैं। बट ये वाली पहली जो स्टेटमेंट है बड़ी, ये ऊपर से नीचे चलती है। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A good service or idea that offers a bundle of tangible intangible attributes to satisfy the customer is known as। माल, सेवा या विचार जो कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल गुणों को प्रदान करता है, तो इसको हम किस नेम से जानते हैं? ठीक है, इसको हम किस नेम से जानते हैं? ए गुड सर्विस और आइडिया दैट ऑफर्स ए बंडल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट टू सेटिस्फाई द कस्टमर इज नोन एज, उसको हम किस नेम से जानते हैं? ठीक है, तो डेफिनेटली इन चारों में से अगर हम बात करें तो इसको हम जानते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो माल, सेवा या विचार जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे टेंजिबल इनटेंजिबल गुणों को प्रदान करता है। इसके अंदर कुछ टेंजिबल क्वालिटीज भी होती है, इनटेंजिबल क्वालिटीज भी होती है। जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम टच करते हैं, दैट इज टेंजिबल। प्रोडक्ट को हम स्मेल करते हैं, छूते हैं, फ्रेगनेंस आती है, या उसको फील कर पा रहे हैं, दैट इज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट। तो इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट होता है ना? क्या होता है? वो हमारा प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The practice of the seller engaging in the mass production, mass distribution and the mass promotion of a product for all buyers has come to the known as mass marketing, mass targeting, mass segmenting और mass positioning। तो इसमें से हम उसको किसके अंडर में हम कह सकते हैं? क्या होता है रियलिटी में? वो क्या लिखा हुआ है? सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? मास मार्केटिंग, मास टारगेटिंग, मास सेगमेंटिंग या मास पोजीशनिंग? तो आपको क्या लगता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग, क्योंकि सभी जो भी बायर्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, उसके सभी बायर्स के लिए एक प्रोडक्ट के जो भी आउटर प्रोडक्शन होता है और प्रोत्साहन में जितनी भी एक्टिविटी होती है, तो उसको हम कहते हैं बृहद विपणन कहते हैं। ठीक है, मास मार्केटिंग, मास लेवल पे किया जा रहा है सब कुछ। तो इसका जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो हमारा मास मार्केटिंग रहेगा, है ना? बड़े लेवल पे प्रोडक्शन, बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े लेवल पर प्रमोशन किया जा रहा है, तो ये सारी सारी मास मार्केटिंग में आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। सेलेक्ट विच ऑफ द दीज आर द सोर्सेज ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें से हमारा जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड के हमारे कौन कौन से सोर्स होते हैं? हालांकि ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक है। कुछ टॉपिक हमारे एमकॉम के होते हैं, जैसे आपने अगर आप में से किसी ने अगर एमकॉम की बुक पढ़ी हो तो हमारा कह रहा है कि जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड हमारा किस वजह से होता है ना? एटीट्यूड के हमारे कौन से सोर्स हैं? तो एटीट्यूड के सोर्स ही तो हमारे, आपने अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देखा हो तो select which of these are the sources of the attitudes। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन हमको इसमें से आई थिंक सारे के सारे लेने पड़ेंगे। पता है क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि इन सभी की वजह से हमारा एटीट्यूड बनता है। इसके नीचे हमारे पास, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ जिसमें से कुछ ऑप्शन गायब हैं हमारे पास, मतलब ये चारों के चारों आंसर करेक्ट है। रियलिटी में क्वेश्चन कंप्लीट कुछ कट हो गया। ये एटीट्यूड हमारा इन चारों की वजह से बनता है। मान लो आपको नीचे ए ऑप्शन दिया होता है, ए ऑप्शन के अंदर क्या बोलता है? 1 और 2 पॉइंट। बी ऑप्शन के अंदर
3 और 4 पॉइंट, सी ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है, और डी पॉइंट ऑप्शन नंबर डी क्या बोल देता 1 3 4। तो अल्टीमेटली फिर हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड होता है ना वो सभी से मिलकर बनता है। फैमिली मेंबर्स आते हैं, चाहे वो रेफरेंसेस ग्रुप आते हैं या पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस हैं या सोशलाइजेशन है या लर्निंग प्रोसेस, तो हमारे चारों के चारों आंसर करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी। तो एटीट्यूड के हमारे ये सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आप सबको। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, यस ऑल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया भी है ऑल, तो बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन इसका आधा क्वेश्चन गायब था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा करेक्शन करा दिया आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमको बतानी है कि CSR की फुल फॉर्म क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सर्विस रूल्स, या कॉन्टिन्यूस सर्विलियंस रिपोर्ट, या कम्युलेटिव सुपरवाइजरी रोल। तो इसमें से अपने को बताना है कि हमारा जो करेक्ट जो आंसर है CSR के बेस पे वो क्या है। तो CSR के बेस पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर वो हमारा बनेगा फर्स्ट आंसर। आप में से कुछ बच्चों ने बता भी दिया है, तो एग्जैक्टली राइट है ये, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है